हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलश्योर फार्मेसी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है और इनका यूजेस क्या है। साथ साथ में हम इसके डोसेज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम से पता चला कोलिनर्जिक ड्रग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका डिफिनेशन। बात करें इसका डिफिनेशन की, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, उसे ही बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जिनका यूज एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, या जिनका काम सेम टू सेम एसिटाइल कोलिन के जैसा ही होता है, उसे बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। दीज आर ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन either by directly interacting with cholinergic receptor. These drugs also called cholinomimetic and parasympathomimic drug। इस ड्रग को कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। ये दो वर्ड आप याद कर लीजिएगा, कोलिनोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स ना देके कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसके ट्रांसमिशन की। इसका ट्रांसमिशन मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स का या एसिटाइल कोलिन का हमारे बॉडी में कैसे फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एसिटाइल कोलिन होता क्या है। देखिए, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बात करें इसके फॉर्मेशन के, एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये पूरे 6 स्टेप में होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कोलिन अपटेक। कोलिन अपटेक मतलब इसमें क्या होता है, कोलिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है नर्व एंडिंग में। किसके द्वारा? कोलिन ट्रांसपोर्टर के द्वारा। कोलिन ट्रांसपोर्टर क्या होता है, कोलिन को अपटेक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ बनता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जो किससे बनता है? जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है या फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होते लास्ट प्रोडक्ट वो होते एसिटाइल कोएंजाइम। उस एसिटाइल कोएंजाइम के हेल्प से ही हमारा एसिटाइल कोलिन बनता है। कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम दोनों को मिला के एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा हमारा प्रोसेस होता है एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। देखिए, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसमें एक एंजाइम की हेल्प होती है, इसका नाम होता है एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, दोनों यानी कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों को कंबाइन करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोलिन में। हमारा चौथा, अब एसिटाइल कोलिन बन गया। अब इसका क्या होता है, स्टोरेज। इसका स्टोरेज क्या होता है, वेसिकल्स में। वेसिकल्स में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं।
अभी जब स्टोर हो जाते हैं तो उनको रिलीज भी होना है। तो उनको रिलीज होने के लिए अब जब भी हमारे बॉडी में इसका काम लगेगा तो ये रिलीज होते हैं। देखिए, अपॉन स्टिमुलेशन एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट होयर इट बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। जब भी स्टिमुलेशन होता है, जब भी किसी चीज़ का स्टिमुलेट हम करते हैं या होता है हमारे बॉडी में, जब हमारे बॉडी में पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस समय क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है, जो वेसिकल हमारे स्टोर होता है, वेसिकल से निकल के ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं और वहाँ पर अपने ये रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद ये कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद क्या होता है, इनका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। डिग्रेडेशन मतलब इनका टाइम समाप्त होना। अब ये क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन स्टरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करता है, यानी एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करता है। इससे कोलिन और एसीटेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले आप समझिए। कोलिन जो हुआ ये कोलिन प्रिकर्सर के द्वारा हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंटर किया, ये इंटर कर रहा है यहाँ पर। और इधर से क्या आ रहा है, फिर देखिए एसिटाइल कोएंजाइम इधर से आया। अब ये कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन बनाए। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, ये हमारा वेसिकल है, ये पूरा जो हमारा होता है वेसिकल, ये वेसिकल का फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होगी। जो छोटा छोटा आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही होता है एसिटाइल कोलिन। अब ये एक वेसिकल में बहुत सारे एसिटाइल कोलिन होते हैं। अब ये उसमें स्टोर होगी। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में जब भी स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, ये हमारा होता है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ये हमारा होता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या होता है, ये प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जब भी हमारा स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है तो इनका जो हमारा वेसिकल होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है। इस वेसिकल के ब्रेक डाउन से जब भी हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, यहाँ पर देखिए, तो रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अभी हम बात करेंगे इसके रिसेप्टर के बारे में भी। तो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। कौन से एक्शन, पैरासिम्पेथेटिक एक्शन जो भी हमारे होते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट कम हो गया, हमारे बॉडी का सिक्रेशन बढ़ गया, यही सब होता है। अभी हम बात करेंगे आगे उसके बारे में। तो अब मान लीजिए इसका टाइम समाप्त होने वाला। अब कुछ दिन तक कुछ टाइम तक ही ये काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ये काम करते रहेंगे। तो इनका भी एक लिमिट होता है, इनका भी जीवन मरण होता है। तो अब जब इनका टाइम समाप्त होने वाला होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है और इनको कन्वर्ट करता है कोलिन में और एसीटेट में। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है कोलिन और एसीटेट में, जिससे ये फिर से अलग हो जाते हैं। कोलिन देखिए इधर चला गया, एसीटेट जो होता है एसिटाइल को एंजाइम ये इधर चला गया। अब फिर ये बाद में फिर से जाके वहाँ पर फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। फिर से वहाँ पर कोलिन इंटर करता है और एसिटाइल को एंजाइम भी इंटर करता है, दोनों कंबाइन होते हैं, एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। फिर ये हमारे वेसिकल में स्टोर होते हैं, फिर से इनका रिलीज होता है। ऐसे प्रोसेस ये चलते रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो सबसे बात करें कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते क्या हैं। देखो, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन का एक तुम्हारा रिसेप्टर होता है, अधिकतर वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो भी एक प्रोटीन का रिसेप्टर है। तो हमारे रिसेप्टर होते हैं जिस पर हमारा कोलिनर्जिक ड्रग काम करता है।
कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, दूसरा हमारा होता है निकोटेनिक रिसेप्टर। अब जो हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर होता है ये भी 5 प्रकार के होता है। पहला हमारा होता है यम 1, दूसरा हमारा होता है यम 2, और तीसरा जो हमारा होता है यम 3, और चौथा हमारा होता है यम 4 और यम 5। ये जो हमारे 3 होते हैं यम 1, यम 2 और यम 3, यही 3 हमारे मेन होते हैं। इसी में पूरा ये हिस्ट्री इसका है। यम 4 और यम 5 इसका अभी तक खोज उतना नहीं हो पाया है, इसका भी डेवलपमेंट होना बाकी है, इसलिए इसका उतना स्पेसिफिक स्टडी नहीं हुआ है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे यम 1, यम 2 और यम 3 पर। और जो हमारा दूसरा होता है निकोटिन रिसेप्टर, ये निकोटेनिक रिसेप्टर भी 2 प्रकार का होता है, यन और यम। अगर बात करें यम 1 का, तो यम 1 का लोकेशन क्या होता है, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं यम 1, और गैंग्लियन सेल में पाए जाते हैं। और यम 2 केवल हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। वो क्या ये काम करते हैं, ये हमारे हार्ट रेट को कम कर देते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्शन को लो कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यम 3 क्या करते, यम 3 का लोकेशन क्या होता है, हमारे जीआईटी में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं जीआईटी के सिक्रेशन को मैनेज करते हैं। ये जीआईटी के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, उनके कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे डायरिया होने के चांस होते हैं। और दूसरा इसका लोकेशन है आई है। आई पे क्या काम करते हैं, आई पे ये क्या करते हैं, इंट्राओकुलर टेंशन को कम कर देते हैं। ये जो हमारा आई होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हमारा पोपिल छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं मियोसिस। ये हमारे ब्लेडर में पाए जाते हैं। ब्लेडर में क्या काम करते हैं, ये ब्लेडर में भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। जहाँ भी हमारे स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल में यम 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे जीआईटी में हमारे स्मूथ मसल पाए जाते हैं, ब्लेडर में पाए जाते हैं, ब्रोंचस में भी पाए जाते हैं, तो ये सब में क्या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उससे क्या नहीं करेगा, हमारे यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए ये ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यूरिनेशन होता है। इसके बाद इसका लोकेशन होता है ब्रोंचस। ये ब्रोंचस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत पड़ सकता है, इसलिए इस टाइप के ड्रग को अस्थमा में नहीं देते हैं। उसके बाद हमारे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं ये उनका सेक्रेशन इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमारे सीएनएस में पाए जाते हैं। बात करें निकोटिन रिसेप्टर की, तो निकोटिन रिसेप्टर जो होता है ये हमारे अड्रेनल मेडुला में पाए जाते हैं और गैंग्लिया में पाए जाते हैं। और ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके अब हम बात करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन की, यानी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग को 2 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। या ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना होगा। देखिए जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग वाले ड्रग होते हैं वो एसिटाइल कोलिन का रिलीज करते हैं, डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन को के रिलीज को ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो हमारे इनडायरेक्ट होता है ये हमारे एसिटाइल कोलिन के रिलीज में कोई स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं करते, मतलब ये इनडायरेक्ट रूप से ये काम करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से मतलब ये क्या काम करते हैं, इसका एक और नाम होता है, इससे बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज। एंटी कोलिनेस्टरेज मतलब जो हमारा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम था वो क्या करता था, एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन करता था, यानी उनका ब्रेक डाउन करता था। और जब भी हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन होगा तो उसका लेवल कम होगा। तो इनडायरेक्ट वाले ड्रग क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे अगर उसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। जब डिग्रेडेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, यानी यह इनडायरेक्ट रूप से काम की। ये डायरेक्ट तो
एसिटाइल कोलिन को रिलीज नहीं किया। जो हमारे वेसिकल में एसिटाइल कोलिन स्टोर था उसको डायरेक्ट ये रिलीज नहीं किए, ये उसके डिग्रेडेशन को स्टॉप कर दिए। यानी जो इनका ब्रेकडाउन कर रहा था एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच, उस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट एक्टिंग, तो डायरेक्ट एक्टिंग का एग्जांपल हमारा होता है एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, बेथनोकॉल, मेथाकोलिन, कार्बाकोल। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है रिवर्सिबल, दूसरा हमारा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिए। जो हमारा रिवर्सिबल ड्रग होता है ये कोलिन स्ट्रेच एंजाइम होते हैं जो उनको ब्लॉक कर देता, तो उनको रिवर्स किया जा सकता है, यानी दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाया जा सकता है इस ड्रग अगर हम देंगे रिवर्सिबल वाले। और जो हमारे इरिवर्सिबल वाले हैं इनको अगर यूज करेंगे तो हमारा जो हमारे कोलिन स्ट्रेच एंजाइम है उनका जो उनका जो ब्लॉक हुआ है, अगर उनका नॉर्मल पोजीशन में लाना हुआ तो इरिवर्सिबल वाला ड्रग से इम्पॉसिबल है। यानी ये हमारे उस एंजाइम को पूरी तरह से मार देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं रिवर्सिबल वाले। अब बात करते हैं रिवर्सिबल, यानी जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी दोबारा नॉर्मल पोजीशन में हम ला सकते हैं। तो इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। अगर हम सोल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है लिपिड सोल्यूबल, दूसरा हमारा होता है वाटर सोल्यूबल। अब लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इसे नाम से पता है ये लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, वाटर वाला जो होता है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो जो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं वो जो हमारे ब्रेन का बैरियर होता है इसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी BBB, उसको ये क्रॉस कर देते हैं। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ हमारा होता है न्यूरॉन की जो हमारी डिसीज होती है ब्रेन की, जिसे हो गया अल्जाइमर। तो अल्जाइमर वाला डिसीज में अधिकतर जो होता है ये सब ड्रग का यूज किया जाता है अल्जाइमर के, यानी ब्रेन के जो भी डिसऑर्डर होते हैं उन सब, क्योंकि ब्रेन के डिसऑर्डर वाले में मेडिसिन को ब्रेन तक पहुंचना आवश्यक है, ड्रग्स का एंट्री ब्रेन में होना जरूरी है। वही ड्रग्स हमारे ब्रेन तक जाती है जो लिपिड सोल्यूबल होती है। जिस ड्रग के पास लिपिड सोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वही ड्रग हमारे ब्रेन में एंटर करते हैं। तो लिपिड सोल्यूबिलिटी वाले ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं, फाइसोस्टिग्मिन आता है, डोनेपेजिल आते हैं, रिवास्टिग्मिन आते हैं, गलेंटामाइन आते हैं, टैक्रीन आते हैं। फाइसोस्टिग्मिन को छोड़ के जो हमारे ये चार ड्रग्स हैं इन सब का यूज ये सब का यूज अल्जाइमर डिसीज में किया जाता है। अल्जाइमर डिसीज मतलब ऐसे डिसीज होते हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है हमारे ब्रेन में। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होने से उस पेशेंट में भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त उसका कमज़ोर हो जाता है। उस केस में हम ये सब दवाई देते हैं, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गलेंटामाइन, टैक्रीन। और जो हमारा वाटर सोल्यूबल है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये हमारा BBB जो होता है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है नियोस्टिग्मिन और दूसरा पायरोडोस्टिग्मिन, तीसरा होता है एंड्रोफोनियम। ये तीन ड्रग हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल को फर्दर दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारा होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, दूसरा हमारा होता है कार्बामेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके केमिकल अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पाए जाते हैं। इनका एग्जांपल होता है इकोथायोपेट, मेलाथायोन, पैराथायोन, डाइफ्लोस। कुछ हमारे नर्व गैस होती हैं। और कार्बामेट की बात करें तो इसका होता है प्रोपोक्जार, कार्बेरिल, अल्डिकार।
इरिवर्सिबल वाले ड्रग का यूज कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। जो हमारे कीटनाशक जितने भी हमारे प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते हैं वो सब में ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट ही यूज होते हैं। जैसे हो गया मच्छर मारने वाली दवाई, चूहे मारने का एक कीटाणुनाशक, ये सब दवाइयों में, ये सब मेडिसिन बनाने में इरिवर्सिबल ड्रग का ही यूज किया जाता है। कोलिनर्जिक इरिवर्सिबल ड्रग का ये सब होते हैं उन सब में यूज। अगर मान लीजिए कोई आदमी है वो कीटनाशक का उपयोग करता है तो क्या वो मरेगा? नहीं, वो मरेगा। कैसे? क्योंकि जो हमारे ये होता है इरिवर्सिबल, इनको दोबारा रिवर्स कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। तो हमारे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं उसको ये पूरा क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे पैरालिसिस होने का संभावना बढ़ जाता है। पैरालिसिस के साथ साथ ये हमारे हार्ट रेट को भी कम कर देते हैं। तो यही सब होता है। इरिवर्सिबल का अधिकतर यूज तो हम ह्यूमन में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक कीटनाशक में बहुत उपयोगी होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग का एग्जांपल होते हैं उससे होते हैं पिलोकार्पिन, कार्बाकोल, बेथनोकोल, एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, ये सब हमारा होता है डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। बात करें रिवर्सिबल की तो रिवर्सिबल को भी दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है वो लिपिड सोल्यूबल, दूसरा हमारा होता है वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल वाले ड्रग का एग्जाम्पल है फाइसोस्टिगमिन, टैक्रीन, गलेंटामाइन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन। वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल होता है नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम। बात करें इरिवर्सिबल को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एग्जाम्पल होता है इकोथायोपेट, मेलाथायोन, और कार्बामेट का एग्जाम्पल होता है प्रोपोक्जल, कार्बारिल, ये सब। बात करें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन का तो देखिए इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम बात करने हमारी दवाइयाँ काम कैसे हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, यानी इसका क्या एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी को बोलते फार्माकोलॉजिकल एक्शन, माने मेडिसिन हमारे बॉडी में इंटर होने के बाद क्या करती हैं, कौन से एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हमारे होते हैं वो हमारे बॉडी में तीन टाइप के एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। पहला हमारा होता है मस्कैरिनिक, दूसरा होता है निकोटीनिक एक्शन, तीसरा हमारा सेंट्रल एक्शन, हमारे ब्रेन होता है CNS। जैसे कि हमने बात किया था, एक मस्कैरिनिक रिसेप्टर होता है, एक निकोटीनिक। तो जो अगर ये ड्रग्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं, यानी अगर ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर बाइंड हुए कौन से एक्शन प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये बाइंड होते हैं M2 रिसेप्टर, तो M2 रिसेप्टर हमारा लोकेशन क्या है, हार्ट। तो हार्ट पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्ट की एक्टिविटी को ये लो कर देंगे, यानी हार्ट रेट को ये स्लो कर देंगे। अगर हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा क्या कंडीशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अगर मान लीजिए ये हमारे ब्लड वेसल्स पे जो रिसेप्टर होता है M3, उस पर अगर ये बाइंड हो तो क्या करते हैं, ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देते हैं। अगर ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो डायलेट अगर हो जाएंगे तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, हाइपोटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर बात करें स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल में कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। स्मूथ मसल हमारे बॉडी में कहीं भी रहे वहाँ पर हमारे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, M3 रिसेप्टर।
अगर ये M3 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। वो स्मूथ मसल हमारे कहाँ पाया था, GIT, और GIT में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। तो अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। हमारे ब्रोंचियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो ब्लेडर था उसको कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, जिससे यूरिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें ग्लैंड पे, ये ग्लैंड के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये मिल्क और बाइल के सिक्रेशन को इंक्रीज नहीं करते हैं, मानो इनका काम यहाँ पर नहीं होता है। बात करें आई का, तो आई को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मियोसिस। आई में हमारे कौन से रिसेप्टर पाए गए थे, M3। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल काज स्पेस अकोमोडेशन, इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी, रिडक्शन इन इंट्राकुलर टेंशन। देखिए, हमारा आई में दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर मसल, एक होता है हमारा सिलियरी मसल। अगर ये सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है मियोसिस, यानी अगर ये सिलियरी मसल पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्वस आउटफ्लो, जो हमारा ह्यूमर एक्वस होता है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, उसका इंट्राकूलर टेंशन को कम करते हैं। इससे इनका यूज कहाँ होता है, ग्लाउकोमा में इनका मेन यूज होता है, क्योंकि आई के इंट्राकूलर टेंशन को कम कर देते हैं। अब हम बात करें, अगर निकोटीनी रिसेप्टर पर अगर बाइंड होते हैं तो कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो बात करें ऑटोनोमिक गैंग्लिया, तो देखिए जो हमारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या चाहे सिंपैथेटिक, दोनों को स्टिमुलेट करते हैं। अगर इनको स्टिमुलेट करना तो इनका डोज इंक्रीज करना पड़ता है, या हाई डोज पे ही काम करते हैं। ऑटोनोमिक गैंग्लिया को अगर स्टिमुलेट कराना है तो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग का जो डोज होता है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी हाई डोज पे ये काम करते हैं। बात करें स्केलेटन मसल की, तो स्केलेटन मसल पे क्या काम करते हैं, या स्केलेटन मसल को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। CNS की, अब CNS पे देखिएगा कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा CNS में केवल हमारे लिपिड सोल्युबिलिटी ड्रग से इंटर करते हैं, तो कुल वही काम करेंगे, और अदर ड्रग्स जो होते हैं उतना काम नहीं करते, क्योंकि इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेशन उतना नहीं होता है। अगर हम IV रूट से डायरेक्ट हम ब्रेन में ही इंजेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्रेन में इंटर कर दे, तो क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन आ सकता है। डायरेक्ट ब्रेन में ही कोलिनर्जिक ड्रग्स का एंट्री करोगे तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। इंडिकेशन, यानी इसका यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज हमारा होता है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हमारे ग्लाउकोमा में होता कैसे, पहले ये देखिए, ग्लाउकोमा में क्या होता है, हमारे आई का जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है, उसका फॉर्मेशन बढ़ने से हमारे इंट्राओकुलर टेंशन जो होता है का वो इंक्रीज होता है, तो उस इंट्राओकुलर टेंशन को कम करना पड़ेगा। तो कौन कम करता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स। यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे आँख में क्या करते हैं, इसको मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं, इनका इंट्राकुलर टेंशन को कम करते हैं। तो ग्लाउकोमा में इनका यूज होता है। पिलोकार्पिन का ग्लाउकोमा में यूज होता है। पिलोकार्पिन का जो आई ड्रॉप आता है वो ग्लाउकोमा के लिए ही है। अल्जाइमर, दूसरा यूज था अल्जाइमर में, जो हमारे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स थे, फाइसोस्टिगमिन को छोड़ गए, टेक्रीन हो गए, डोनेपेजल हो गए, गलंटामैन हो गए, ये सब का यूज अल्जाइमर में किया जाता है। बेलाडोना पॉइजनिंग, फाइसोस्टिगमिन का यूज बेलाडोना पॉइजन में भी किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, यानी
मान लो कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद उसको पेशाब करने में दिक्कत हो रहा है, वो पेशाब बराबर नहीं कर पा रहा, मानो यूरिन को यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कौन सा, बेथनोकॉल। बेथनोकॉल ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनी रिटेंशन, यानी यूरिन का जो रिटेंशन हुआ ब्लेडर में, वो ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन बाहर ही निकलेगा, तो इसीलिए इसका यूज पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनी रिटेंशन में करते हैं। इसके बाद इसका यूज करते हैं शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन सिंड्रोम क्या होता है, हमारे बॉडी का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, हमारे आँख हमारे जो होते हैं आई ड्राइनेस आ जाते हैं, माउथ सूखा सूखा हो जाता है, तो उस केस में इसका क्या होता है कि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, ग्लैंड के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अगर ग्लैंड का सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इस बीमारी में इसका यूज तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिक्रेशन कम हो रहा है। कोबरा बाइट, फाइटोस्टिग्मिन का यूज कोबरा बाइट में भी करते हैं। रिवर्सिबल मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिवर्स, अगर मसल मान लिया कोई रिलैक्स कर दिया, कोई ड्रग दे दिया, वो मसल हमारा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, उसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसीज होता है, इसमें भी हम न्यूस्टिग्मिन का यूज करते हैं। अब बात करें हम कंट्राइंडिकेशन की, यानी ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिस कंडीशन में हम ये सब ड्रग्स का यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अस्थमा। अस्थमा में हम कोलिनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, ब्रोंचियल, जो हमारे ब्रोंचियल मसल होते हैं उनकी कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। अगर हम मान लीजिए अस्थमा में देंगे तो उनके कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे एयर फ्लो जो होता है उनमें दिक्कत हो सकती है, तो इस कंडीशन में तो अस्थमा का यूज नहीं कर सकते। पेप्टिक अल्सर, क्योंकि हमारे क्या करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे ग्लैंड का सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो हमारे जो स्टोमक में होता है HCl, अगर HCl के लेवल को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, HCl के लेवल ज़्यादा होता है, तो इस केस में हम कोलिनर्जिक ड्रग का यूज हम पेप्टिक अल्सर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में करेंगे तो कंडीशन और बढ़ सकता है, अर्दमिया में भी नहीं कर सकते हैं। कोरोनरी वस्कुलर डिसीज में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंजल क्लोजर ग्लाउकोमा, इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ग्लाउकोमा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन एंजल, एक होता है एंजल क्लोजर। ओपन एंजल ग्लाउकोमा में हम कोलिनर्जिक ड्रग का यूज करते हैं, यानी पीडोकार्पिन का यूज हम करते हैं ओपन एंजल में, लेकिन क्लोजर एंजल ग्लाउकोमा में हम नहीं करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म भी में नहीं कर सकते, क्योंकि ये थायराइड के लेवल का और इंक्रीज कर देगा। थायराइड में भी क्या होता है, हार्मोन का सेक्रेशन होता है, थायराइड हार्मोन का, वो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, इसमें भी नहीं यूज कर सकते हैं। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन किसी प्रकार का पेशेंट में, तो उस केस में भी हम इस ड्रग का यूज नहीं करते हैं। बात करें इसके डोसेज की, तो देखिए जो बेथनोकॉल होता है वो 10 to 40 mg दिया जाता है बाई ओरल, और 2.5 और 5 mg सबकुटेनियस रूट से ये दिया जाता है। पिलोकार्पिन का यूज एज आई ड्रॉप के रूप में करते हैं, यह 0.5 टू 4% के रूप में आई ड्रॉप आता है। इस फाइसोस्टिग्मिन का डोज होता है 0.5 to 1 mg। न्यूस्टिग्मिन का डोज होता है 15 से 30 mg ओरल रूट में, और 0.55 टू 2.5 mg का यूज हम करते हैं सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से। पायरिडोस्टिग्मिन का 60 से 180 mg करते हैं यूज, इसका डोज है। रिवास्टिग्मिन का डोज होता है
रिवास्टिगमन का स्टार्टिंग में हम कितना देते हैं 1.5 mg देते हैं 2 टाइम। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद इसका डोज को हम इंक्रीज करते हैं। डोनेपेजल का डोज होता है 5 mg, वो भी रात के समय में देते हैं 5 mg वंस डेली 8 बेड टाइम। मैक्सिमम 10 mg तक हम दे सकते हैं। गलंटामाइन का डोज होता है 4 mg BD, यानी 4 mg 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह और शाम। मैक्सिमम डोज होता है 12 mg। थैंक यू। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा।